नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ। पिछले वर्गों में हम लोगों ने द्वंद्व सिद्धांत के सामान्य परिचय के साथ साथ प्रतिकारवादी सिद्धांत और निवर्तनवादी सिद्धांत का मूल्यांकन किया और पाया कि ये सिद्धांत या तो नियम की सर्वोच्चता या समाज कल्याण के नाम पर व्यक्ति की अवहेलना करते हैं और उसे साधन के रूप में, वस्तु के रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि व्यक्ति अपने आप में एक साध्य है। इसी मान्यता को लेकर दंड सिद्धांत के रूप में सुधारवादी सिद्धांत हमारे समक्ष उपस्थित हुआ। आज हम लोग द्वंद्व सिद्धांत के रूप में रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट का मूल्यांकन करेंगे। सुधारवादी सिद्धांत व्यक्ति केंद्रित है। यह अपराधी या अनैतिक कर्म करने वाले व्यक्ति को एक व्यक्ति समझता है, जो नैतिकता की मूल मान्यता है कि एक व्यक्ति को संपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए, उसमें इच्छा स्वतंत्र होना चाहिए और साथ ही साथ उसे चयन के लिए विकल्प उपलब्ध होना चाहिए। प्रतिकारवाद जहाँ नियमों के लिए व्यक्ति की बलि दे देता है, वहीं निवर्तनवाद समाज के नाम पर व्यक्ति का साधन के रूप में उपयोग करता है। इन दोनों से अलग सुधारवादी दंड संहिता व्यक्ति में सुधार के लिए दंड पद्धति को स्वीकार करता है। इस सिद्धांत के अनुसार दंड का लक्ष्य व्यक्ति के हित में उसे दंडित किया जाता है। सुधारवादी सिद्धांत के अनुसार दंड का लक्ष्य व्यक्ति से प्रतिकार या बदला नहीं, या समाज को शिक्षित करने के लिए नहीं, बल्कि व्यक्ति के उत्थान के लिए, व्यक्ति के सुधार के लिए दंडित किया जाता है। प्रत्येक अपराध का कोई न कोई कारण होता है। यदि इन कारणों को हटा दिया जाए तो व्यक्ति पुनः अपराध नहीं कर सकता है। सुधारवाद व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध या अनैतिक कर्म के कारणों का अन्वेषण करता है, उसकी समीक्षा करता है और उन कारणों को व्यक्ति के जीवन से हटाने का प्रयास उसे दंड के रूप में देता है। अपराध के कारणों को लेकर 3 सिद्धांत हमारे समक्ष आते हैं, जिसमें पहला है अपराध मानव विज्ञान, क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी, और दूसरा है समाज विज्ञान
अपराध समाज विज्ञान, सोशल क्रिमिनोलॉजी, और तीसरा है मनोविश्लेषण विज्ञान या साइको एनालिसिस। हम अपराध मानव विज्ञान की समीक्षा करते हैं। अपराध मानव विज्ञान सुधारवादी दंड सिद्धांत का समर्थन करता है। अपराध मानव विज्ञान के अनुसार अपराध व्यक्ति का शारीरिक रोग के कारण उत्पन्न होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में अनेक ग्रंथियां होती हैं जिससे हार्मोन सिक्रिट होते हैं और उसके मानसिक और शारीरिक स्थितियों को नियंत्रित करते हैं, जिससे मानसिक उन्माद उत्पन्न होता है या एंजाइटी उत्पन्न होता है या अवसाद उत्पन्न होता है। इस तरह अनेक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। ये परिस्थितियां वंशानुगत हो सकती हैं या अर्जित हो सकती हैं। मानसोन्माद का एक वंशानुगत अथवा अर्जित रोग के रूप में पहचान किया जाता है। यह व्यक्ति को पतन की ओर ले जा सकता है। इससे यह अनुमान निकलता है कि अपराधी की उपयुक्त चिकित्सा वह है जो उसे दंडित करने की अपेक्षा रोग मुक्त करने का प्रयास किया जाए। अपराध मानव विज्ञान के अनुसार कारागारों के स्थान पर अस्पताल, पागलखाना और सुधार गृह होने चाहिए। अपराध एक प्रकार का रोग है। यह शारीरिक विलक्षणताओं के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए अपराधी को जेल में नहीं बल्कि अस्पतालों, सुधारशालाओं में होना चाहिए ताकि इनमें सुधार हो सके। परंतु आलोचकों के अनुसार प्रत्येक अपराध को शारीरिक दोष के कारण उत्पन्न नहीं माना जा सकता है। यह सही है कि कुछ अपराध शारीरिक विकृतियों के कारण, हार्मोन में डिसबैलेंसेस के कारण हो सकते हैं, परंतु अधिकतर अपराधी जानबूझकर नैतिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, न कि शारीरिक दोष के कारण। ऐसा अपराध दंडनीय होना चाहिए। मानसोन्माद अथवा शारीरिक दोष की स्थिति में व्यक्ति चित्तभ्रमित होता है और उसकी क्रिया में संकल्प स्वतंत्रता का अभाव हो जाता है। वह अपने ऊपर नियंत्रण खो देता है। अधिकांश ऐसी स्थिति में उसके कार्य नैतिकता की श्रेणी में नहीं आते हैं, परंतु अधिकांश अपराध जानबूझकर नैतिक नियमों के भंग करने के कारण होते हैं। इसलिए ऐसे अपराधियों को जेल में रखना ही उचित है। अपराध को रुग्णावस्था मानना नैतिक अपराध के आधार को समाप्त कर देना है। इससे पाप पुण्य पुरस्कार दंड निराधार हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक अपराध को उन्माद से उत्पन्न नहीं माना जा सकता है। अब हम अपराध मानव विज्ञान की समीक्षा करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के अनैतिक कर्म समाज द्वारा नियंत्रित होते हैं। वैसे तो व्यक्ति के सभी कर्म समाज से नियंत्रित होते हैं, परंतु प्रतिकूल परिस्थितियों में वह अपराध की शरण में
चला जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अपराध प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम है। सामाजिक विषमता, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था आदि अपराधों को उत्पन्न करती है। सामाजिक विषमता के कारण व्यक्ति जीवन के संसाधनों से अलग हो जाता है, मरहूम हो जाता है। उसे मौलिक साधन भी उपलब्ध नहीं हो सकता है जिससे वह जीवन यापन कर सके। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास भोजन के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है। उसके पास श्रम करने की क्षमता तो रहती है, परंतु उसे रोजगार नहीं मिलता है। उसके पास कोई संसाधन नहीं होता है कि वह व्यापार करके जीविका का उपार्जन कर सके। ऐसी स्थिति में वह चोरी या अन्य अपराध कर बैठता है। इसी तरह भ्रष्टाचार के कारण भी व्यक्ति प्रभावित होता है और वह अपराध कर सकता है। समाज में अव्यवस्था रहने पर व्यक्ति को उचित अवसर नहीं मिल पाता है। वह अपने जीविका का साधन या गुणवत्तापूर्ण जीवन को सुनिश्चित नहीं कर पाता है और अनैतिक कर्मों का सहारा लेता है। ये सारी परिस्थितियाँ मनुष्य को अशुभ, अनुचित, अनैतिक कर्म या अपराध करने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर सामाजिक गठन ऐसा है कि आर्थिक विषमता हो तो अपराध उत्पन्न होते हैं। अधिकतर अपराध गरीबी के कारण होते हैं। अपराध रोकने के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक विषमता को दूर किया जाए, भ्रष्टाचार को दूर किया जाए, अव्यवस्था को नियंत्रित किया जाए और व्यक्ति के गुणवत्तापूर्ण जीवन को सुनिश्चित किया जाए। अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और असमानता को कम करके ही व्यक्ति को अपराध से रोका जा सकता है। अपराध मानव विज्ञान दंड देते समय व्यक्ति को इन सारी परिस्थितियों के मूल्यांकन के लिए प्रेरित करता है और उसके अनुसार दंड का प्रावधान करते समय व्यक्ति के इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक मानता है। परंतु इस सिद्धांत में भी दोष है। आलोचकों का कहना है कि यह सही है कि अपराध उत्पन्न करने में सामाजिक विषमता, कुव्यवस्था इत्यादि का हाथ रहता है, परंतु सभी अपराधों के विषय में यह बात लागू नहीं होती है। जानबूझकर किए गए अपराध सामाजिक विषमता के कारण उत्पन्न नहीं माने जाते हैं। बहुत से अपराध ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्ति के पास संकल्प की स्वतंत्रता होती है, वह सोचने समझने में सक्षम होता है और उसके पास अन्य विकल्प भी उपस्थित होते हैं। फिर भी वह सुविधा के लिए या अन्य कारणों से वह अपराध या अनुचित कर्मों का सहारा लेता है। ऐसी स्थिति में अपराधी को सामाजिक विषमता या भ्रष्टाचार या अन्य सामाजिक कारणों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। सभी अपराधों के लिए सामाजिक गठन को दोष देना अपराध को भुला देना है। अगर
सभी अपराधों को सामाजिक कारणों से उत्पन्न माना जाएगा, तब अपराध या अनुचित कर्म की अवधारणा ही समाप्त हो जाती है। आलोचकों के अनुसार दंड देने से अपराधी में सुधार होना अनिवार्य नहीं है। अपराध का दंड भोगते भोगते कभी कभी अपराधी की आपराधिक प्रवृत्तियां और भी बढ़ जाती हैं। ऐसा पाया जाता है कि कोई नया अपराधी अपराध का दंड काटने के बाद और भी अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। कभी कभी अधिक सहृदयतापूर्ण व्यवहार अपराधी को सुधारने में सफल होता है। अपराधी को क्षमा कर देने से वह पश्चाताप के कारण अपराध को स्वीकार भी कर लेता है और सुधर भी जाता है। सुधारात्मक दंड विधान में मनोविश्लेषणवाद का भी महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर जयंत सिन्हा कहते हैं कि फ्रायड और उसके अनुयायियों का मत है कि असामाजिक मानवीय कर्म अथवा अपराध दबी हुई मनोग्रंथियों रिप्रेस्ड कॉम्प्लेक्सेस या इच्छाओं, असफल यौन विकृतियों के कारण उत्पन्न काम और विद्वेष की प्रवृत्तियों के प्रभाव में आकर किए जाते हैं। अतः अपराधों की चिकित्सा केवल दंड से नहीं बल्कि औषधि और शिक्षा से होनी चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड हैं। उनके अनुसार व्यक्ति के सभी कार्य उसके अवचेतन और अचेतन मन द्वारा नियंत्रित होते हैं। व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन में अनेक दमित इच्छाएं होती हैं जो बार बार अभिव्यक्त होती हैं। जब व्यक्ति के अचेतन में विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं तब वह अपराध करता है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि उसके अचेतन में दमित इच्छाओं को उभारा जाए, उसको समझने का प्रयास किया जाए और उसके दमित इच्छा को चेतना के स्तर पर लाया जाए ताकि उनकी वह पहचान कर सके और उसे गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कर सके। ऐसी स्थिति में रोग निवारण का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अचेतन मस्तिष्क में दबी इच्छाओं को चेतन स्तर पर लाया जाए और रोगी को उसके रोग का कारण बता दिया जाए। इसके बाद रोगी अपनी बीमारी को समझ जाता है और फलस्वरूप उसका रोग दूर हो जाता है। इसको दूर करने का एकमात्र उपाय है कि वह अपनी समस्या को समझ जाए। इस प्रकार अपराधी को सुधारने का यह विलक्षण तरीका है। अपराधी को दंड देने से ज़्यादा यह आवश्यक है कि अपराधी की समस्याओं को, उसके मन का मनोविश्लेषण किया जाए और तब उसके आधार पर उसे दंड या पुरस्कार की व्यवस्था की जाए। आलोचकों के अनुसार सभी अपराध दबी हुई ग्रंथियों या अतृप्त इच्छाओं द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं। डॉक्टर सिन्हा के शब्दों में अपराध के निम्न कारण हैं। पहला, कुछ अपराध उन्माद के कारण होते हैं। यह शारीरिक रोग है, यह जो मानसिक स्तर पर अभिव्यक्त होता है। कुछ शारीरिक दोष के कारण उत्पन्न होते हैं।
हार्मोनल डिसबैलेंसेस के कारण उत्पन्न होते हैं। कुछ अपराध किसी अस्थायी आवेश के कारण उत्पन्न होते हैं। अस्थायी आवेश पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में पड़कर क्रोधित या कुंठित हो जाता है और कोई अपराध कर बैठता है। चौथा, कुछ अपराध भ्रांत नैतिक निर्णय के कारण होता है। वह चयन के स्तर पर, इच्छा के स्तर पर या संकल्प के स्तर पर कहीं न कहीं गलती कर बैठता है, जिसके कारण उसके कर्म अनुचित हो जाते हैं। इसी तरह कुछ अपराध नैतिक नियमों के जानबूझकर उल्लंघन के कारण होता है। अंतिम स्थिति होती है कि व्यक्ति में न तो कोई मानसिक रोग होता है, न कोई शारीरिक रोग होता है, और न ही व्यक्ति किसी आवेश में होता है, और न ही उसको नैतिक निर्णय में करने में कोई गलती होती है। वह एक संपूर्ण व्यक्तित्व होता है। वह सारी परिस्थितियों को समझता है, परंतु वह जानबूझकर अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए एक योजना बनाकर अपराध करता है। इनमें सभी अपराध मनोविश्लेषण पद्धति द्वारा दूर नहीं किए जा सकते हैं। प्रथम प्रकार के अपराध को पागलखानों, सुधारशालाओं और औषधियों के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। दूसरे प्रकार के अपराध को आधुनिकतम औषधियों द्वारा ठीक किया जा सकता है। तीसरे प्रकार के अपराधों से मुक्ति फ्रायड के मनोविश्लेषण पद्धति से दूर हो सकती है। चौथे प्रकार के अपराधी को उसकी गलती का ज्ञान करा देने से दूर हो जाता है कि उसने चयन में कहाँ गलती की या संकल्प स्वतंत्र का कहाँ दुरुपयोग किया या उसने अन्य स्तरों पर क्या गलती की। जब वह व्यक्ति अपने नैतिक निर्णय के स्वरूप को समझ जाता है तो वह अनुचित कर्म से अलग हो जाता है, उसमें नैतिक दायित्व उत्पन्न हो जाता है। परंतु पांचवें प्रकार के अपराध के लिए कोई उपाय नहीं है। व्यक्ति एक संपूर्ण व्यक्तित्व का अधिकारी होता है, मालिक होता है, और वह सारी परिस्थितियों को सही समझ सकने में सक्षम होता है। उसके पास चयन का विकल्प होता है, उसके पास अन्य साधन भी उपलब्ध होते हैं जिनका वह उपयोग कर सकता है। साथ ही साथ उस पर यह अपराध करने के लिए कोई दबाव नहीं होता है। वह जानबूझकर, सोच समझकर यह कर्म करता है। इस तरह ऐसे व्यक्ति के लिए एकमात्र प्रतिकारात्मक दंड बच जाता है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि दंड के प्रतिकारात्मक सिद्धांत, निवर्तनवादी सिद्धांत और सुधारात्मक सिद्धांत अलग अलग संपूर्ण दंड प्रावधान के रूप में स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं। प्रतिकारात्मक सिद्धांत जहाँ नियमों की सर्वोच्चता को स्वीकार करता है और व्यक्ति से प्रतिकार की भावना से दंड वसूल करता है, दंड देता है, वह
व्यक्ति को केवल दंड योग्य मानता है। निवर्तनवादी सिद्धांत सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखता है, शारीरिक परिस्थितियों को ध्यान में रखता है, परंतु वह भी व्यक्ति को समाज के लिए अर्पित कर देता है और समाज की शिक्षा के लिए वह व्यक्ति को गौण मान लेता है और ऐसे दंड का प्रावधान करता है जिसमें सामाजिक सुधार संभव हो सके। सुधारवादी व्यवस्था का गुण यह है कि वह व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देता है, वह मनुष्य को मनुष्य मानता है, परंतु यह केवल सुधार की बात करता है, वैसे व्यक्तियों की बात करता है जो सामाजिक आर्थिक रूप से पीड़ित हैं या मनोरोगी हैं, परंतु वैसे अपराधियों के लिए किसी दंड की बात नहीं करता है जो जानबूझकर संकल्प स्वतंत्रता के साथ साथ विकल्प के रहते हुए अनुचित साधनों का उपयोग करते हैं। इस तरह के अपराधियों के लिए प्रतिकारात्मक सिद्धांत उपयोगी है। वैसे अपराधी या अनैतिक व्यक्ति जो शारीरिक स्थितियों के कारण अनैतिक कर्म कर बैठते हैं, उनके लिए औषधीय उपचार आवश्यक है। और वैसे व्यक्ति जो दमित कुंठाओं के कारण गलत कार्य कर बैठते हैं, उनके लिए मनोविश्लेषण आवश्यक है। ये सभी सिद्धांत अगर एक साथ कार्य करते हैं तो उचित दंड व्यवस्था हो सकती है। इसलिए किसी एक सिद्धांत को संपूर्ण दंड सिद्धांत मानना उचित नहीं है। ये सभी सिद्धांत अगर एक साथ काम करते हैं तो दंड की एक संपूर्ण व्यवस्था बन सकती है। आज इतना ही। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।